हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ अब यूपीपी की तैयारी के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग से कराने का समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास के लिए। तो हमारे जो मैथ्स के हैं ये हमने निकाल के बुक से, कहीं से कॉम्पिटिशन्स की बुक है वहां से लेके आएंगे क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं तथा 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। यानी कि तीन चीजों पे दिया हुआ है, अलग अलग प्राइसेस दिए हुए हैं और हमको 20% का क्या दिखाना है, प्रॉफिट भी दिखाना है। तो एक चीज बताइए, अगर 10 रुपए की दर से अगर 7 वस्तुएं खरीदी तो डेफिनेटली 70 रुपीज की हुई होंगी। 11 रुपए की दर से इसने कितनी खरीदी, 9 चीजें खरीदी, तो ये 99 की। और अगर उसने 15 रुपए की दर से कितनी चीजें खरीदी, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, तो ये कितने की हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। 210। ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है 973 379। यानी कि टोटल कितने रुपए का हुआ, 379 रुपीज की कोई चीज वो खरीद के लाया। अब वो बोल रहा है कि हमें ये बताओ प्रति वस्तु, यानी प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करना है यदि माना जाता है। एक एक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो करना क्या है, टोटल कितनी हो गई, ये देखो 10 की ये है, 11 ये है, और सॉरी 7 की वस्तुएं जोड़िए, क्या 7 9 और 14, इन तीनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, टोटल हमारा 30। तो क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करना है। अगर यहाँ पे लॉस बोला जाता तो हम 20% लॉस कर देते, और इसने यहाँ प्रॉफिट बोला है तो हम प्रॉफिट कर देंगे, यानी 120। ठीक है, अपॉन 100। ये 20 से काटेंगे, 6 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, और इस 6 काट देंगे, ये 5 टाइम गया। अभी क्या करेंगे, इसको जैसा है वैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई मत करिएगा। यही हमारा टाइम बचाने का तरीका है कि हम लोग क्या कर देते हैं, तुरंत तुरंत देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई करा दें, नहीं, जैसा है वैसे ही लिखा रह दीजिएगा। ठीक है, अब 5 से इसको जब अगर काटेंगे हम लोग, तो 5 7 जा होता है 35, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 8 जा 40। ठीक है, ये आया 5 7 जा 35, यहाँ 2 बचा, इसने दिया 5 5 जा 25। अब यहाँ पे बचा 4, पॉइंट लगाया, 8 टाइम चला गया, और नीचे इससे ये काट गया, नीचे 5 बचा, अभी और बचा तो अभी और काट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 55, पॉइंट 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि आपका आंसर क्या है, 15.16, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, टाइम बहुत कम है, तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, तो प्लीज जल्दी से और अच्छे से तैयारी करिएगा। सर्दी का मौसम है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रजाई के अंदर घुसे रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, उसी तरह बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में तथा ए और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। यानी ए सी किसी काम, सॉरी ए बी है, ठीक है, ए बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी सी उसी काम को 24 दिन में 16 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ये देखिए टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, यानी इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे 48। ये डिवाइड करेंगे, ये टाइम, ये कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम। ये हम लोगों के क्या निकल के आए, ये कैपेसिटी निकल के आई, ये कैपेसिटी निकल के आई, बट ये एक लोगों की नहीं है, ये 2 की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 लोगों की, एक लोगों की नहीं निकल के आई है। और ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क से इन लोगों की कैपेसिटी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 4 3 7 2 9। लेकिन ये दो लोगों की है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसमें डिवाइड कर लो, या मल्टीप्लाई करा लो पहले, फिर डिवाइड करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 96/9। अब इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा 10 टाइम जाएगा, और ये 6 7, लगभग 10.67 आंसर आपका
आ रहा है। इसका आंसर होगा 10.67। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करिए, ये सवाल बहुत आसान होते हैं, ये तो बिल्कुल देखते ही आप कर लोगे। और बिलीव मी, ये सारे सवाल क्वेश्चन पूछे गए हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर की गति से तथा दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें डिस्टेंस, ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम लोगों को कक्षा 5-6 से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही लगाया जाएगा। और दूसरी बात, एक चीज समझिए, आधी दूरी, सपोज कुछ दूरी है ये हमारी, कुछ भी है, हम एक्स वाई मान के बाद में चलेंगे, पहले ये समझिए, ये दूरी है यहां तक, ये आधा हो गया, आधा इधर आधा इधर, कुछ दूरी ये चला 21 किलोमीटर के दर से, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दूरी चला 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल उसने चली। अब बोला गया है दूरी बता दो हमें, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 घंटे में उसने कवर किया है। तो अब हमें ये नहीं पता चलेगा ना ऐसे, तो करना क्या है, इसमें इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका, एक जो हम लोग औसत चाल याद करते हैं ना, क्योंकि हमें पूरी दूरी पता ही है कितनी हो गई, मतलब सॉरी पूरी स्पीड, ठीक है, पहले 21 की फिर 24 की, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, बस इसी पे रख के आपको सवाल करके दिखाती हूँ। देखिए 2 मल्टीप्लाई, पहली हमारी स्पीड क्या है 21 की, कर दी 21, दूसरी स्पीड है 24 की, कर दिया 24 बटे 21 और 24 जोड़ दिया। ठीक है, आप क्या करना है, कैलकुलेट कर लीजिए, जो ऊपर जैसा है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। 45, अब ये किससे कट रहा है, 3 से कटेगा, 8 टाइम 15 टाइम 7 टाइम 5 टाइम। अब इसका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये होता है 7 दूनी 14 और 14 अट्ठे होता है 112, 112 यहाँ लिखते हैं 112 बटे 5, ये हमारी निकल के आई है औसत चाल। क्या निकल के आई, ये औसत दूरी नहीं है, ये है औसत चाल, और हमें क्या ज्ञात करनी है, औसत दूरी। तो भैया औसत चाल में हम किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल समय का, फॉर्मूले में लगाइए इसमें। ठीक है, औसत चाल हमारी ये है, आप समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 112 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी जो है 112 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि भैया देखिए, ये स्पीड थी हमारी, स्पीड ये निकल के आई। ठीक है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हमारा 5 घंटे दिया था, तो स्पीड की जगह हमने 112 बटे 5 रख दिया, बटे में, हाँ 12 बटे 112 बटे 5, और ये टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने 5 रख दिया और कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, 2 रेलगाड़ियों की गति 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी अगर 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति बतानी है। ठीक है, अगेन वही हमारा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए दिया गया है 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से तो हमें स्पीड पता चल जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की। सपोज ए और बी 2 रेलगाड़ियां हैं जिनका मतलब हमारी गति क्या है 5 और 6, ये तो रेशियो दिया हुआ है। यहां से हम पहले निकालते हैं, 450 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में तय कर रही है बी रेलगाड़ी, तो ये कितना हो गया 90, यानी कि इसके हिसाब से तो 90 का रेशियो चल रहा है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया इसके हिसाब से दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन यहाँ रेशियो दिया है 5:6, तो देखिए इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, ये ए है ये बी है, तो बी हमारा 6 है ना, तो 6 रेशियो इज इक्वल टू हमारा कितना आया है 90 के। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 1 रेशियो इज इक्वल टू हो गया हमारा 15 के, यानी कि अगर 1 रेशियो आ गया हमारा 15 के, तो अब हम 15 का मल्टीप्लाई किसमें करा देंगे, इसमें करा देंगे 15 का मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75।
आंसर हमारा क्या आ गया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी पहली रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें। यानी इसमें देखिए थोड़ा सा घुमाने का है, कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग को घुमाने के। 256 का वर्गमूल हमें पता है, 256 का वर्गमूल क्या होता है पता है ना। 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो सबसे पहले 256 का वर्गमूल हमारा होता है 16। उसके बाद में 256 का वर्गमूल हमारा आ गया 16, और उसके बाद में हमारा 16 का वर्गमूल क्या हो गया, हाँ सही, 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोलते जा रहा वैसे वैसे करते जाइए। वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करिए। इन दोनों के गुणनफल कितना हो गया, गुणनफल 64, ये तो आ गया गुणनफल। यही तक नहीं पूछा, आगे क्या बोला है, और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करना है। जो ये परिणाम निकला है इसका भी वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक है, एकदम सही आंसर है। और ये कभी कभी क्या होता है, आपने बोला, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला सवाल तो सभी कर लेंगे, बच्चे बच्चे कर लेंगे ऐसे सवाल। ये सवाल इसलिए आराम से बताया है, और ये सवाल इसलिए भी बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस बोल लीजिए, या मुझे आता है करके बोल लीजिए कि हाँ ये तो बहुत इजी है। ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग सही आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और जल्दी जल्दी में गलत कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब नहीं है कि इजी है हम इसलिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि इजी, कई बार बहुत सारे सरल सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद में पता चलता है अरे इसका आंसर ये नहीं था, ये था, जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया। तो जल्दबाजी नहीं। देखिए, एक वस्तु 300 रुपए की खरीदी गई, कोई चीज खरीदी गई जो कि 300 की है, और उस पर 50 रुपए की मरम्मत के रूप में खर्च हुआ, तो यानी वो वस्तु कितने की हो गई, वो जुड़ गया 50 रुपए उसमें, 350 की हो गई। और इसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा गया, बेचा जाना चाहिए। यानी ये बता दिया गया है जो कि जो अंकित मूल्य हो, मार्केट प्राइस, उस पे 20% का लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये लाइन जो है, इसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये ऊपर वाली लाइन पढ़ने के बाद में यहां से समझिए, लागत मूल्य से 10% अधिक है। क्या, पहले तो हमें इसमें एक चीज देखना है, दोनों में 10%, उधर 20% अधिक अधिक है। तो समझिए सवाल को, एक वस्तु 300 रुपए की खरीदी गई और उसमें 50 रुपए की मरम्मत में लगाया गया, यानी टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो गई, लागत मूल्य 350। फिर उसने बोला लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो लागत मूल्य से 10% अधिक, हमें हमेशा पता है अधिक हुआ तो हम क्या करेंगे 110, कम हुआ तो कर देंगे 90। ठीक है, अब उसने बोला ये हमारे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस निकल के आएगा, और इसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब इसमें इसको और लाभ चाहिए, तो यानी 120 और कर देंगे गुणा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, ये 6 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, और इस 5 से इसको काटेंगे 7 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं 11 में, तो 77 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो इसका मल्टीप्लाई कराइए आप, 6 7 जा कितना होता है 42, और 6 7 जा 42 में जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। इसमें दो लाभ, मतलब लाभ बताए गए हैं, यानी इंक्रीज बताया गया है, लगातार है, तो इसीलिए हमने लगातार कर दिया। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल है जो कि कक्षा 5 से पढ़ाया जाता है। कोई बात नहीं, अभी फिर से पढ़ लेते हैं। ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिए एसआई बराबर बोला गया है, हमें फॉर्मूला पता होता है PRT/100, बस इसी में सारा सब कुछ है। एसआई के बराबर हमारा 440 लिख दिया, पी का मान हमारा है, यानी पी प्रिंसिपल 1000, आर का मान तो निकालना ही है, टी का मान है 5 बटे में 100। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटेंगे इसको,
5×8 = 5×8 यानी 8.8। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके समझाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज आप जब पेपर में देखोगे और प्रैक्टिस में होगा मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, 5 सेकंड का समय लगेगा। अगला सवाल है, उस समयावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ हो। ठीक है, चक्रवृद्धि यानी कि चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा है ब्याज, केवल ब्याज। ठीक है, और जो हमारा मूलधन है वो क्या है, ये है 1000। तो एक बार बताइए हमें क्या करना होता है, चक्रवृद्धि जब होता है तो ये पहले दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, यानी टोटल हमारा 1331 रुपए हुआ है। ठीक है, इसके बटे में क्या कर देंगे, जो टोटल मूलधन है वो, और 10% ब्याज, ब्याज यानी आपको मिलेगा ना। ठीक है ना, तो 10% यानी इंक्रीज होगा अपॉन में 100। ठीक है, ये करना, और इसके पावर कर देंगे n। ये फॉर्मूला आपको पता होगा जहां तक। अगला अब क्या करेंगे, इसमें इसको भी ब्रैकेट लगा देंगे, इसको छोटा कर लेते हैं, ये 11/10 हो गया, इसको छोटा कर लेंगे, हो जाएगा छोटा। ये छोटा ऐसे नहीं होगा, एक चीज बताइए, ये किसका हमें क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब दिख रहा है, ये पूरा ये हमें क्यूब दिख रहा है 11/10 का, ये इधर वाले की भी बता रही हूं मैं, इसका क्यूब दिख रहा है, और इधर भी तो 11/10 हो ही गया था काटने पे हमारा, और यहाँ पे क्या था n, यानी कि हमें क्या निकालना था, समय। तो n बराबर हमारा 3 निकल आया, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 3 वर्ष होगा। बहुत ही सिंपल, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है कुछ करना नहीं है, जो ब्याज आपका होता है उसको मूलधन में ऐड करना है और बटे में मूलधन लिखना है, उसके बाद में जो हमारा परसेंटेज दिया हुआ है उसको इंक्रीज करके, यानी 10% दिया है तो हमारा 10% इंक्रीज यानी कि 1/10। ठीक है, अगर 20% दिया होगा तो 110/100, अगर 20% दिया है तो 120/100, ऐसे करना है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करा देना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, एलसीएम वाले होते हैं। देखिए जो नंबर दिया हुआ है 12, 20, 24, एक बात बताइए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। ऐसा नंबर होता है जो तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा, 120। देखिए ये 10 टाइम जा रहा है, 6 टाइम जा रहा है, और ये कितने टाइम जा रहा है, लगभग 5 टाइम जा रहा है। ठीक है, ये 5 टाइम जा रहा है आपका, तो यानी ये जो 120 है ये तीनों से कटेगा। ठीक है, तो ये नंबर हमारा आ गया, इसको लिख लिया। बोला क्या गया है, द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचे, तो इसमें शेष 8 बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर 128 नंबर ऐसा है, देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, 128 नंबर ऐसा है जो 12 से भाग देंगे तो हमारा 8 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 120 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। 20 से भाग देंगे तो भी, 24 से भाग देंगे तो भी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 128। 100 करना कुछ नहीं है, ऐसा अगर सवाल आता है उसमें एलसीएम ले लीजिएगा, और जितना शेष बचाने के लिए बोला जा रहा है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एलसीएम में, आंसर आ जाएगा। हमारा लास्ट सवाल है, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, कोई व्यक्ति है जो 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च कर देता है। ठीक है, कोई चीज, ये सवाल पहले वाले सवाल जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसमें खर्च कर देता है, तो यानी देखिए 42,000 का तो उसने पहले खरीदा था। ठीक है, प्लस 6,000 रुपए उसमें और उसने खर्च कर दिए, टोटल कितने का हो गया, ये 48,000 का पड़ गया। ये इसको कोई भी चीज आप लेके आते हो, सपोज 100 रुपए की लेके आते हो, 10-20 रुपए इसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो वो टोटल आपको पड़ गई ना, कितने की पड़ी, जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो भी ऐड होगा। और स्कूटर को कितने में बेच देता है, 54,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ बताना है। यानी उसने खरीदा कितने का था, 48,000 का, और बेचा कितने का, 54,000 का। ठीक है, ये आपका है कॉस्ट प्राइस, और ये है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 54,000 रुपए है। तो देखिए आप ये बताइए कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है,
सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 6000 अधिक है। ठीक है, अब ये बताइए हमें नीचे क्या लिखना होता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। देखिए लाभ निकालने के लिए हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 48,000 इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 8 टाइम गया। ठीक है, और ये सबको पता है जिसने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रखा होगा कि अगर 100/8 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 12.5, यानी कि उस आदमी को 12.5% का लाभ हुआ है। ठीक है, आज के लिए ही इतनी ही क्लासेस, इतने ही सवाल, और नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा सवाल लेके आऊंगी और इससे अच्छे अच्छे सवाल, क्योंकि देखिए लगभग 50 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं, प्लस 50 लाख प्लस, जिसमें लड़कियों के केवल 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं। एक चीज मैं आपको और क्लियर बता देती हूँ, लड़कियों को लगभग जो इस समय टारगेट चल रहा है 125 अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, एक सीट के लिए, यानी एक सीट है जिसमें 125 लड़की लड़ रही है उस एक सीट के लिए। ये अब तक का सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाने वाला वैकेंसी बनी जा रही है, क्योंकि अभी तक में इतनी फॉर्म नहीं भरे गए थे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक को, यानी किसी को ये आइडिया नहीं था कि लगभग 50 लाख से ज्यादा फॉर्म भर जाएंगे। आइडिया में था लगभग 35 लाख तक। ठीक है, लेकिन तो जो लड़कियों का जो भाई वैकेंसी है लड़कियों की लगभग 12,000 वैकेंसी है, लड़कियों ने फॉर्म भर दिए हैं 15 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 15 लाख फॉर्म है, 12,000 वैकेंसी है, तो इतना तो आइडिया लग ही जाता है, यानी लगभग 125 सीट के लिए एक लड़की लड़ रही है। तो मेहनत इस बार ज्यादा करनी पड़ेगी, रीजन है कंपटीशन ज्यादा हो गया। अच्छे भी बच्चों ने फॉर्म भरा है जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, और जो एवरेज है उन्होंने भी फॉर्म भरा है, और जो ठीक ठाक है उन्होंने भी फॉर्म भरा है। ठीक है, तो सीट, ये एक सीट उन्हीं लड़की को मिलेगी जो अच्छी है। ठीक है, लास्ट दरोगा वाले पेपर से हम लोग सबक ले चुके हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी ढील मत डालिएगा, क्योंकि ये चुनाव के कारण ये ऐसी वैकेंसी निकाली गई है। अगर एक बार चुनाव हो जाता है उसके बाद से वैकेंसी के लिए तरस जाओगे, तो ये हमारे पास लास्ट मौका है अभी के लिए। ठीक है, नहीं तो ओवर एज एंड ऑल ये सब। तो थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आई हो अगर तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।